नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर से। लोकसभा चुनाव नजदीक है और सभी पार्टियां प्रचार करने में लगी हुई हैं। एक तरफ अगर बीजेपी ने जमीन पर अपना जाति समीकरण साधना शुरू कर दिया है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी अब धीरे धीरे फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपनी भारत न्याय यात्रा निकालने की तैयारी में जुटा हुआ है और इस यात्रा के जरिए कांग्रेस का प्रयास है कि यूपी में खोई हुई अपनी जमीन को फिर से हासिल किया जा सके। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है और उनकी तरफ से दो टूक कहा गया है कि अगर यात्रा से पहले इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर सब कुछ फाइनल हो गया तो उसी स्थिति में सभी साथ आ सकेंगे। गठबंधन के सभी दल भी यही चाहते हैं कि अखिलेश यादव ने मायावती को गठबंधन में शामिल करने के सवाल के जवाब में कहा कि उनकी बात का भरोसा कौन दिलाएगा। आपको बता दें कि सभी दल जोड़ना चाहता है, तो क्या अगर मायावती इस गठबंधन में जुड़ती है तो ये इंडिया गठबंधन के लिए फायदा होगा या नहीं होगा? उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे? बाद का भरोसा आप में से कौन दिलाएगा? अगर वो आती है तो क्या आप उसमें शामिल रहेंगे? आपसे मैंने कहा बाद का भरोसा कौन दिलाएगा? सर आप या फिर इंडिया गठबंधन का ये यात्रा है? अभी तो ये कांग्रेस की ही यात्रा है और हमें उम्मीद है कि जितने भी विपक्ष के दल हैं, जिसमें बंगाल में मुख्यमंत्री जी आदरणीय ममता बनर्जी जी, बिहार और जितने भी देश के दल हैं जो कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके लड़ना चाहते हैं, हमें उम्मीद है यात्रा से पहले उन्हीं सभी प्रदेशों की सीट का बंटवारा हो जाएगा, जिससे लड़ाई और मजबूती से लड़ी जा सके। सर इस यात्रा में आप शामिल होंगे सर? राहुल गांधी की यात्रा में? मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। यात्रा हो अच्छी बात है, लेकिन सभी दल ये चाहते हैं यात्रा से पहले टिकट बंटवारा हो, सीट बंटवारा हो, और जब सीट बंटवारा हो जाएगा तो यात्रा में भी बहुत से लोग अपने आप सहयोग करने निकल पड़ेंगे। आपको बता दें कि लोकसभा 2024 को लेकर दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। लगातार सपा गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर, यानी कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर डिमांड कर रही है और सभी दल, सपा का कहना है कि सभी दल इस चीज की डिमांड कर रहे हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन अब सतर्क मोड पे आ जाए। आपको बता दें कि यूपी में सीट बंटवारे को लेकर सपा ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी बलिया से संजय तिवारी जुड़ चुके हैं। तो संजय, हम जानना चाहेंगे कि लोकसभा 2024 की तैयारियों में सपा जो है अब वो तेजी बरत रही है, तेज हो गई, एक्शन मोड में आ गई है, लेकिन जो कांग्रेस और सपा के बीच सीट शेयरिंग को लेकर जो विवाद चल रहा है, खींचातान चल रहा है, उसके पीछे की क्या वजह है? आखिर क्यों ऐसा देखने को बार बार मिल रहा है? जी, आपको बता दें कि अखिलेश यादव जिस तरह से कल आए थे और उन्होंने जिस तरह से बयान दिया है, उन्होंने ये कहा है कि जब मीडिया ने जब उनसे सवाल किया कि क्या आप गठबंधन में शामिल हैं, और जैसे अब जो चुनाव आ रहा है उसमें जो राहुल गांधी की जो यात्रा जो चल रही है, भारत न्याय यात्रा चल रही है, तो इसमें क्या आप शामिल होंगे? तो उनका कहना ये था कि देखिए, हम आपको बता दें कि जब तक सीट का बंटवारा नहीं होगा, जब तक लोग जो सभी पार्टियां हैं, जो भारत की जो सभी पार्टियां जो इनके साथ गठबंधन करना चाह रही है, तो अगर इनका सीट का बंटवारा अगर नहीं होता है तब तक ये नहीं इस यात्रा में शामिल होंगे, क्योंकि ये राहुल गांधी की यात्रा है। जी। अब जो सपा रणनीति बना रही है लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर, क्योंकि यूपी जो सपा का है गढ़ माना जाता है और हमेशा सपा चाहती है कि यूपी में सियासत मजबूत रहे, तो उसको लेकर सपा क्या कुछ रणनीति बना रही है? देखिए, जो जिस तरह से कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश समाजवादियों का गढ़ माना जा रहा है, तो देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो जिस तरह से बीजेपी ने जो लोकसभा चुनाव हुए या विधानसभा चुनाव हुए उसमें काफी बढ़त बनाई थी, लेकिन यूपी में भी अखिलेश यादव को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो गठबंधन है इनके साथ मिलजुल कर अगर ये गठबंधन के साथ नहीं अगर चुनाव लड़ते हैं तो आने वाला समय समाजवादियों के लिए आपको बता दें कि ये काफी मुश्किल होगा, क्योंकि सीट
की जो शेयरिंग की बात अगर हो रही है, तो जब तक गठबंधन के साथ नहीं अगर चलेंगे तब तक समाजवादी पार्टी की सीट की जो बढ़त होगी वो रेशियो कम आएगी। जी जी मायावती के इस गठबंधन में शामिल होने पर अखिलेश यादव का जो बयान आया है उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है कि लगभग सपा और बसपा में भी लगातार खींचातान चल रही है? आपको बता दें कि जिस तरह से अखिलेश यादव का जो बयान आया, जो उनसे सवाल किया गया कि क्या मायावती जी अगर गठबंधन के साथ आती हैं तो क्या आप उनके साथ आएंगे, तो उनका कहना ये था कि देखिए मैंने तो सभी सवाल का जवाब एक ही में कह दिया कि जब तक गठबंधन के साथ अगर चुनाव से पहले अगर बंटवारा यात्रा के सबसे पहले बंटवारा अगर नहीं होता है तब तक कोई पार्टी नहीं जा पाएगी। अगर अगर सीट का बंटवारा अगर हो गया तो जो भी प्रत्याशी होंगे वो उनके साथ होंगे, जो गठबंधन के जितने दल होंगे वो उनके साथ भारत यात्रा में शामिल होंगे। लेकिन अगर जब तक ये सीट का अगर बंटवारा नहीं होता है तो यह मुश्किल कहा जाएगा कि जो पार्टियां होंगी इसमें शामिल होंगी। जी संजय, अगर बात की जाए बलिया में समाजवादी पार्टी की सक्रियता की, तो कितनी सक्रिय है बलिया में समाजवादी पार्टी? देखिए आपको बता दें कि बलिया में जिस तरह से समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो यहाँ पे अभी उस तरह का जो देखा जा रहा है कि जो चेहरा अभी है, समाजवादी पार्टी ने भी एक नाम घोषित किया था सनातन पांडे को लेकर। तो यहाँ भी देखिए बलिया जो लोकसभा है ये ब्राह्मण बेल्ट कहा जाता है, यहाँ पे ब्राह्मणों की ज्यादा जो वर्चस्व रहता है। तो यहाँ पे अगर ब्राह्मण चेहरा अगर आता है समाज बलिया लोकसभा से तो काफी माने कि इसके लिए माना जाए कि सही साबित होगा और इस पे खरा भी उतर सकता है। लेकिन जो गठबंधन अगर नहीं होता है तो कहीं न कहीं दिक्कत सामना समाजवादी को करना पड़ेगा। जी ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी रेरा ने गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जनपदों में स्थित परियोजनाओं के प्रमोटर्स को उनसे जुड़ी 16 शिकायतों को लेकर इसी महीने ऑनलाइन सुनवाई में शामिल होने के निर्देश जारी किए गए हैं और अब तक हुई सुनवाई उपस्थित नहीं होने वाले प्रमोटर्स को यूपी रेरा ने अंतिम अवसर दिया है, जिसके जरिए बिल्डर अपना पक्ष रख सकते हैं। बता दें कि सभी शिकायतें अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, अंसल लैंडमार्क टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड के साथ आइडिया बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ी हैं और इनकी सुनवाई 10 और 11 जनवरी को निर्धारित की गई है। आपको बता दें कि यूपी रेरा में बिल्डर्स को ऑनलाइन तलब करने के आदेश जारी किए गए हैं। लगातार कहा जा रहा है कि रेरा बिल्डिंग्स के जो आरोपी है उनको उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जो है वो खरीदारों को छूट देने के साथ बकायेदारों पर शिकंजा कसने की तैयारी में तेज हो गई है। जिले और तहसील में टॉप 10 बकायेदार बिल्डर की सूची तैयार की जा रही है और उनके ऑफिस सील कर दिए गए हैं। नोएडा, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा के साथ लखनऊ और अन्य जिलों में ज्यादातर बकायेदार बिल्डर हैं। रेरा के बकायेदारों की अगर बात की जाए तो कार्यालय सील कर दिए गए हैं। मासिक समीक्षा बैठक के बाद आए ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया है। तहसील के टॉप 10 बकायेदारों की सूची तैयार कर ली गई है। रेरा के मानक न पूरे करने वाले हर जिले और तहसील स्तर पर चिन्हित किए गए हैं। तो ये जो जानकारी है वो ज्यादा रेरा 10 और 11 जनवरी को ऑनलाइन सुनवाई होगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कलीम जुड़ चुके हैं। तो कलीम, जानना चाहेंगे कि अब क्या कुछ आगे की कार्रवाई की जाएगी, ऑनलाइन जो कार्रवाई की जा रही है उसके जरिए क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए स्वप्निल जी, जिस तरीके से बात की जाए जो अंसल सिटी के खिलाफ रेरा में जो वादी पहुंच रहे हैं, क्योंकि 16 शिकायतें वहां पर पहुंची हुई हैं और लगातार जो नोटिसों की बात की जाए अंसल सिटी को लगातार नोटिस दी जा रही है, लेकिन 16 जो शिकायतदार हैं उनकी नोटिस जिस तरीके रेरा से पहुंची है, लेकिन अभी तक किसी भी नोटिस पर अंसल सिटी के ग्रुप है वहां के कोई भी जिम्मेदार नहीं पहुंचा है। तो इसको लेकर के जो इस बार अगर जो अंसल सिटी के द्वारा जो नोटिस दी गई है उसमें साफ तौर से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अगर अंसल सिटी के कोई भी शख्स वहां पर उपस्थित नहीं होता है तो जाहिर सी बात है जो 16 शिकायतदार हैं उनके पक्ष में एक पक्षीय आदेश किया जाएगा और जो
आदेश होगा उस आदेश का पूरी तरीके से पालन भी किया जाएगा। इसके साथ ही अगर बात की जाए रेरा ऑफिस की तरफ से जो एक निर्देश दिए गए हैं, एक सहूलियत जो देने वाली बात की गई है, वो सहूलियत में साफ तौर से एक लिंक जो प्रोवाइड कराने की बात कही है, वो लिंक अंसल सिटी ग्रुप को पहुंचेगा और जहां पर भी वो मौके पे होगा वहीं से वो सीधा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उस पेशी पर आ सकता है, अपनी बात रख सकता है और अपनी बात रखते हुए अपना पक्ष जो पूरी तरीके से रखा जाएगा कि आखिर किस कारणवश वो नहीं पहुंच पा रहा, या फिर जो जिस तरीके से रेरा के ऊपर जो आरोप लगे हैं, रेरा के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं शिकायतकर्ताओं के द्वारा, उनमें क्या कुछ सफाई है वो अपनी दर्ज कराएंगे, जिसके बाद ही जो है रेरा अपना आदेश पारित करेगा। फिलहाल जिस तरीके से अभी तक जो शिकायतों की बात की जाए, जो नोटिसों की बात की जाए, जो नोटिस जारी की गई, उस पर किसी तरह का कोई भी बयान नहीं दर्ज कराया गया, ना ही उपस्थित होया गया है। तो फिलहाल अभी इस बार देखना ये होगा स्वप्निल जी कि जिस तरीके से रेरा के द्वारा सख्त कदम उठाया जा रहा है, उसमें साफ तौर से जो निर्देश दिए गए हैं कि अगर इस बार वो नहीं उपस्थित होते हैं, क्योंकि 10 और 12 तारीख को जो सुनवाई होनी है, उस सुनवाई में अगर नहीं उपस्थित होते हैं तो जाहिर सी बात है एक पक्षीय आदेश पारित किया जाएगा और उसका पूरी तरीके से पालन भी करा जाएगा। करीम, जैसा कि देखा जाए कई दिनों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में हैं और इन सभी सिलसिलों पर जांच के निर्देश दे रहे हैं, लेकिन फिर भी इतनी ढिलवाई क्यों बढ़ती जा रही है? आखिर इतना समय क्यों लग रहा है? को लेकर के जो सख्त है, क्योंकि लगातार कई ऐसी कंपनियां देखने को मिल रही हैं जो लगातार फ्रॉड कर रही हैं, लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रही हैं, लोगों से उनकी मोटी रकम वसूलती है, लेकिन उनको अगर जमीनों की बात की जाए तो जमीनें प्रोवाइड नहीं कराई जाती है, कूटरचित दस्तावेज दे दिए जाते हैं, जिसके कारण जो पीड़ित है वो लगातार इधर से उधर दौड़ रहे होते हैं, मुकदमों के भी अंबार लगते चले जाते हैं। और इन सभी को के निस्तारण के लिए जिस तरीके से रेरा बनाया गया था, तो रेरा अब इन सभी मामलों को लेकर के पूरी तरीके से सख्त दिख रहा है, क्योंकि अगर भूसरेड्डी की बात की जाए तो भूसरेड्डी के द्वारा भी लगातार अब इस मामले में सख्त रवैया अपनाते हुए सभी को निर्देश दिए जा रहे हैं, सभी को और तलब करने की जो बात है उसमें जो देखा जा रहा है। लेकिन कई ऐसी कंपनियां हैं, जैसे कि इससे पहले भी 10 कंपनियों को साफ तौर से नोटिस दिया गया था, लेकिन उसमें से भी कोई भी वहां पर उपस्थित नहीं हुआ था, जिसके बाद कई लोगों को जो जुर्माने लगाए गए थे, कई लोगों को साफ तौर से कहा गया था कि जो वादी हैं उनको उनकी जमीन दी जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई, जो कंपनी के खिलाफ लाइसेंस रद्द करते हुए उनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई भी की जाए। लेकिन अब अगर अंसल ग्रुप की बात की जाए तो अंसल ग्रुप के खिलाफ जिस तरह से राजधानी लखनऊ में कई मुकदमे हैं, और अगर रेरा की बात की जाए तो रेरा पर भी कई शिकायतें पहुंच रही हैं, तो उन सभी शिकायतों के निस्तारण के लिए सुनवाई की जा रही है। लेकिन जो 16 शिकायतें हैं उनका किसी तरह से निस्तारण नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह यह है कि जो अंसल सिटी ग्रुप है वो उपस्थित नहीं हो रहा है, उस पर अपना जवाब नहीं दे रहा है। जी करीम, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कट करेगी, कट कर। पश्चिम बंगाल में परिवर्तन निदेशालय की टीम पर हमले के बाद राजनीति गरमाई हुई है और विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की जा रही है। तो वहीं अगर दूसरी ओर इस सब के बीच ईडी पर हमले को लेकर 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं। एक एफआईआर ईडी ने दर्ज कराई है, तो वहीं दूसरी एफआईआर आज टीएमसी लीडर शाहजहां शेख की तरफ से दर्ज कराई गई है। इसमें बिना कोई दस्तावेज दिए घर का ताला तोड़ने का आरोप लगाया गया है। वहीं तीसरी एफआईआर बंगाल पुलिस ने खुद से दर्ज की है। यह पुलिस ने स्वतंत्र संज्ञान लेकर दर्ज की है। बताया जा रहा है कि यह एफआईआर पुलिस ने मीडिया संस्थाओं द्वारा हमले की शिकायत के बाद दर्ज की है। ईडी ने हमले के बाद बंगाल में राशन घोटाले को लेकर अपनी कार्रवाई जारी रखी है और ईडी को टीम ने 6 जनवरी की सुबह टीएमसी के एक नेता और बोनगांव नगर पालिका शंकर आधा को अरेस्ट किया है। बता दें कि आधा और शाहजहां शेख दोनों नेता पूर्व खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय मालिक के करीबी बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ईडी पर हुए हमले के बाद अब सियासत गर्मा गई है। पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हमले के बाद मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। अब राज्यपाल सीवी आनंद बोस एक्शन में आ गए हैं। बोस ने ममता सरकार को भी चेतावनी दी है और हमले के बाद गृह सचिव और डीजीपी को भी तलब किया गया है। ममता सरकार को सख्त चेतावनी राज्यपाल ने दी है और कहा है कि ये कोई बनाना
रिपब्लिक नहीं है जो ऐसी स्थिति देखने को मिले। ये एक भयानक घटना है जो काफी चिंताजनक है। राज्यपाल ने कहा कि लोकतंत्र में बर्बरता को रोकना एक सभ्य सरकार का कर्तव्य है और यदि ये नहीं होगा तो संविधान अपना रास्ता अपनाएगा। राज्यपाल ने कहा कि मैं उचित कार्रवाई के लिए संवैधानिक विकल्प का उपयोग भी कर सकता हूं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सीधे हमसे जुड़ चुके हैं अजय। तो अजय, हम जानना चाहेंगे कि ईडी के हमले के बाद से ही सियासत गर्मा गई है पश्चिम बंगाल की, तो क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी, संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से जुड़ना चाहेंगे। अजय, हम जानना चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल में जो सियासत है वो गर्मा रही है। ईडी पर हमले के बाद से विपक्षियों का लगातार सरकार पर निशाना साधा जा रहा है, तो क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी, हमले जो हुए उसको लेके शाहबाज शेख ईडी ने एक 3 FIR दर्ज कराई है पूरे पश्चिम बंगाल में। खास करके पहली जो ईडी की FIR है वो शाहबाज शेख से ईडी ने दर्ज कराई, दूसरी शाहबाज शेख ने ईडी पे दर्ज कराई और पहली जो सबसे बड़ी बात है इसमें दूसरी जो FIR है वो मीडिया के संस्थानों द्वारा स्वतः संज्ञान लेके बात हुई है कि मीडिया संस्थानों ने जो बताया था तो उसके स्वतः संज्ञान लेके दर्ज कराई गई है। और सबसे बड़ी बात है कि ईडी पे जो शाहबाज शेख की बात कर रही खाद घोटाले मामले को लेकर काफी राजनीतिक गर्माहट हो गई है वहाँ पे पश्चिम बंगाल में। और इसको लेके सबसे बड़ी बात जो निकल के सामने आ रही कि इस बार टीएमसी को किसी भी मुंह में बख्शने के पक्ष में नहीं है विपक्ष। जी, जैसा कि देखा जाए पश्चिम बंगाल की सरकार पर लगातार विपक्ष निशाना साध रहा जाए और कह रहा है कि ये संविधान के नियमों का उल्लंघन करना है, इससे संविधान की जो संविधान पर आ जाती है। तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है कि अब पश्चिम बंगाल सरकार क्या कुछ करेगी, क्योंकि ईडी पर हमला अब तूल पकड़ता जा रहा है? सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही जो खाद घोटाले को लेकर ईडी वहाँ ईडी वहाँ छापे मारने गई थी, तो उसके लिए ईडी पे हमला हुआ है तो उसको ये एक तरह से कानून पे सीधा हमला बोला गया और संविधान पे भी हमला बोला जा रहा है कि ये इस वजह से गलत माना जा रहा है कि इस तरह की अगर परिपाटी पूरे देश में अगर निकल गई कि किसी जो संस्थान उस तरह की उससे ईडी या CBI या जो भी इस तरह के संस्थान है जो अगर अपने काम में जाते हैं तो उन पर अगर हमला होता तो ये एक बड़ी गलत बात होगी। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात निकल के आ रही अभी खबर आ रही कि राज्य निर्देश दिया कि शाहबाज शेख पे सीधे FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं जो राज्यपाल की तरफ से जारी हुए हैं। जी, जैसे कि देखा जाए राशन के करीबियों को लेकर भी कई खबरें सामने आ रही है, तो ईडी ने अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में की है? ईडी ने जो गिरफ्तारी की बात हुई है सीधे शाहबाज शेख और इससे पहले आद्या पांडे की गिरफ्तारी की गई है, क्योंकि पहले जो मंत्री हैं ज्योति उनको लेके गिरफ्तारी की गई थी। ये उनके दोनों करीबी माने जा रहे थे, इसको लेके गिरफ्तारी की गई है। और काफी अन्य लोगों ने जो कि ईडी अधिकारियों पे पत्थरबाजी करके गिरफ्तार किया गया, तो काफी संख्या में उन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया और काफी लोगों के फुटेज देखे जा रहे हैं कि जो लोग हैं जो फुटेज के संरक्षण में आते हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। जी, अजय, पश्चिम बंगाल में अब विपक्षियों की तरफ से ये डिमांड की जा रही है, मांग की जा रही है कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, तो इसको लेकर क्या अब सरकार विमर्श करेगी? तो सबसे बड़ी बात है कि राज्यपाल ने एक निर्देश दिया कि वो इससे अधिकारी कार्रवाई करेंगे, लेकिन विपक्ष में जो शुभेंदु अधिकारी बीजेपी की तरफ से उन्होंने ये सीधे कहा कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। ममता सरकार पूर्ण रूप से वो शासन संभालने में असफल रही, इसको लेकर शुभेंदु अधिकारी का सीधा सा कहना कि राष्ट्रपति शासन ही एकमात्र विकल्प बचता है। जो अराजकता पश्चिम बंगाल में मची हुई है, इससे पहले की भी उन्होंने घटनाओं का हवाला दिया कि आए दिन आगजनी इस तरह की चीजें होती रही, तो इसलिए राष्ट्रपति शासन लगाने की बात की गई है। जी अजय, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी।